नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। यदि आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा या प्रथम भाषा के रूप में चुना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं संस्कृत पेडागोजी के अत्यंत महत्वपूर्ण 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि सीटेट दिसंबर 2019 के द्वितीय पेपर पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, पर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन प्रश्नों का सिर्फ मैं उत्तर नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। मतलब आप उसे समझ करके पढ़ें ताकि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उसे आप कर पाएँ। इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है, सो पेशेंसली आप इसको देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु किम परिणामोपागमस्य प्रतिफलम नास्ति। मतलब इन जो विकल्पों में से परिणामोपागम का प्रतिफल कौन सा नहीं है। विकल्प पहला है, एतत् व्यवहारवाद्युपागमाधारितम् अस्ति, एतस्य लक्ष्यम् अंतिम प्रस्तुत्युपरि अस्ति, एतस्य लक्ष्यम् विचाराणाम् उत्पत्तौ अस्ति, एतत् अत्यन्तं शिक्षक केंद्रितम् अस्ति। तो इसमें से विकल्प सही विकल्प होगा एतत् व्यवहारवादी उपागम आधारितम् अस्ति। क्षम्यताम्, इसमें सही विकल्प होगा एतस्य लक्ष्यम् विचाराणाम् उत्पत्तौ अस्ति। ये जो है विकल्प नहीं होता है। और जो विकल्प हैं, जैसे कि परिणामोपागम जो होता है कि ये व्यवहारवादी उपागम है, मतलब कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच पर है, इसमें अभ्यास पर बल दिया जाता है और इसका लक्ष्य जो है अंतिम प्रस्तुति के ऊपर होता है, मतलब कि आपको परिणाम देना है। और ये शिक्षक केंद्रित होता है क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट है, व्यवहारवादिक है। व्यवहारवादी जो कि वाटसन से रिलेटेड है, और वाटसन कहते हैं कि आप मुझे एक बच्चे को दे दीजिए, नवजात शिशु को दे दीजिए, मैं उसे चोर पुलिस जो कहिए मैं बना सकता हूँ। तो ये शिक्षक केंद्रित होगा, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार काम करता है। इसमें से यही विकल्प इसके लिए उचित नहीं है, इसलिए इसका सही उचित विकल्प होगा द्वितीय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रक्रियोपागमानुसारं निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगः लेखन कार्यस्य आरंभकाले शिक्षकेण न क्रियते। प्रक्रिया उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेखन कार्य के आरंभ काल में शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाता है। विकल्प है टिप्पणी लेखनम, प्रारूप लेखनम, संशोधनम, विचार मंथनम। तो इसमें होगा टिप्पणी लेखनम। इसमें सही विकल्प हो जाएगा टिप्पणी लेखनम, क्योंकि प्रक्रिया उपागम के अनुसार आरंभ में लेखन कार्य के आरंभ में शिक्षक के द्वारा टिप्पणी लेखन नहीं कराया जाता है। उसका पहले विचार मंथन कराया जाता है, बच्चों को विचार से परिचित कराया जाएगा, तब तो वो लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पात्राभिनयम प्रत्येकम भाषा कक्षायाः अभिन्नांग रूपेण स्यात् यतः। मतलब पात्राभिनय प्रत्येक भाषा कक्षा के अभिन्न अंग के रूप में होना चाहिए, क्योंकि एतत् कक्षायाः प्रबंधने प्रभावी साधनम् अस्ति। ये कक्षा के प्रबंधन में प्रभावी साधन है कि एतेन छात्राः कथां कंठस्थीकर्तुं समर्थाः भवन्ति। इसके द्वारा छात्र कथा को कंठस्थीकरण करने में समर्थ होते हैं। कि एतेन छात्राः सार्थक भाषाभिव्यक्तौ समर्थाः भवन्ति। कि इसके द्वारा छात्र सार्थक भाषा के अभिव्यक्ति में समर्थ होते हैं। कि मुक्त रूपेण छात्राः गल्पकरणे समर्थाः भविष्यन्ति। गल्प इत्युक्ते भवति कहानी। तो मुक्त रूप से छात्र गल्पकरण में समर्थ होंगे। तो इसमें सही विकल्प होगा कि एतेन छात्राः सार्थक भाषाभिव्यक्तौ समर्थाः भवन्ति। क्योंकि देखिए, रोल प्ले जो होता है उसमें बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, वो किसी पात्र का अभिनय करते हैं, जैसे कि रामायण हो सकता है या महाभारत हो सकता है, कोई भी पात्र हो दिया जा सकता है उनको करने के लिए। तो उसमें संवाद होंगे, वो बोलेंगे, तो इसके कारण से उनकी अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये जो है बहुत अच्छा होगा, डेवलप होगा। इसलिए उचित विकल्प होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रदत्त विषयम् अधिकृत्य यदा छात्राय एकां लघुकवितां रचयितुं निर्दिशति तदा सः। मतलब प्रदत्त विषय को, मतलब दिए गए विषय को अधिकृत्य आधार बना करके यदि छात्रों के लिए एकां लघुकवितां रचयितुं निर्दिशति तदा सः, मतलब एक लघु कविता को रचने का निर्देश देता है, तब क्या करता है। विकल्प है यहाँ पर समानुभूतिक चिंतनम, इम्फैथेटिक थिंकिंग, अथवा सहानुभूतिक चिंतनम करोति, अथवा सांस्कृतिक चिंतनम करोति, अथवा सृजनात्मक चिंतनम करोति। तो देखिए, किसी एक विषय को देख करके उस पर जो है कविता रचने को कहा जाए, तो यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी को चेक किया जा रहा है कि उसकी सृजनात्मकता कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छे भावों को प्रकट कर सकता है, कितने अच्छे भावों को ला सकता है। तो इसलिए उचित विकल्प होगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्रान् उत्कृष्ट पाठकान् कर्तुं शब्दकोशीय विकासः महत्वपूर्णं घटकम् अस्ति, तदर्थम अधोलिखितेषु किं प्रभावकारी पद्धतिः नास्ति। मतलब छात्रों को उत्कृष्ट पाठकान कर तुम मतलब उत्कृष्ट पाठक बनाने के लिए शब्दकोशी विकास महत्वपूर्ण घटक है।
इसके लिए अधोलिखितेषु इनमें से प्रभावकारी पद्धति होगी। कौन सी विकल्प हैं यहाँ पर? यदा यदा छात्रा नवीनम शब्दम पश्यन्ति तदा तदा ते शब्दकोशस्य अवलोकनम कुर्वन्ति। मतलब जब जब छात्र नए नए शब्दों को देखते हैं तब तब वे शब्दकोश का अवलोकन करते हैं, शब्दकोश देखते हैं। उसके लिए कि छात्रा पाठे कठिन शब्दान रेखांकितान कुर्युः तेषां वाक्ये उपयोगम च कुर्युः। मतलब छात्र पाठ में कठिन शब्दों को रेखांकित कर लें और उनका उपयोग करें वाक्य में। कि नवशब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं छात्रा संदर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासं कुर्युः। मतलब नए शब्दों के अर्थानुमान के लिए, अर्थ के अनुमान करने के लिए छात्र संदर्भ का उपयोग करने का प्रयास करें। कि समानार्थिनां विपरीतार्थकानां च शब्दानां विस्तृतां शब्दराशिं छात्राः कंठस्थीकुर्युः। समानार्थी और विपरीतार्थी मतलब एंटोनिम और सिनोनिम जो वर्ड्स होते हैं उनकी विस्तृत शब्द राशि का छात्रों के द्वारा कंठस्थीकरण किया जाए। तो इसमें से उचित विकल्प हो जाएगा नवशब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं छात्राः संदर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासं कुर्युः। मतलब जब कोई नया शब्द आ जाए वहाँ पर तो उसका अर्थ का अनुमान लगाएं, वो बार बार शब्दकोश ना देखें। जब अर्थ का अनुमान लगाएंगे तो उनका भाषा विकास अच्छा होगा, है ना। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालस्य जीवनस्य विषये महत्वपूर्णघटनानां विषये शिक्षकः अवलोकनं करोति तेषाम् उपरि वर्णनात्मकम् अभिलेखनं च करोति किं च तत् कथ्यते। मतलब यह है बालक के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकनं करोति, अवलोकन करता है, उसके ऊपर वर्णनात्मक अभिलेखन करता है। इसे क्या कहेंगे? तो देखिए जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन किया जाए और उस पर वर्णनात्मक अगर अभिलेखन कर दिया जाए तो उसे उपाख्यानात्मकम अभिलेखम कहते हैं, मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड उसे कहा जाता है। लेकिन यहीं पर अगर ये वर्णनात्मक अभिलेखन ना करता, सिर्फ उसे नोट कर देता घटना, मतलब सिर्फ घटना का सिर्फ एक पॉइंट वाइज नोट करता, तो यहीं पर ये जो है औपन्यात्मक अभिलेखन ना होकर के संचयनी हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, इसलिए विकल्प होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखितेषु किं सफल संभाषण गतिविधेः लक्षणं स्यात्। मतलब यह है निम्नलिखित में से कौन सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण होगा। विकल्प हैं सह गतिविधि येन बालानां कृते सर्ववार्तालापं कर्तुम् अवसरः लभ्येत। वह गतिविधि जिसमें बालकों के लिए वार्तालाप करने का अवसर मिले। कि केवल लक्ष्य भाषायां वार्तालापं कर्तुं छात्रेभ्यः अवसरः दीयते। मतलब कि सिर्फ लक्ष्य भाषा का, अर्थात जिस भाषा को वो सीख रहे हैं उस पर वार्तालाप करने के लिए छात्रों को अवसर दिया जाए। कि कक्षाया प्रबंधने प्रभावं स्थापयितुं ध्यानाकर्षणशील छात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापं कर्तुम् अनुमतिः दीयेत। अर्थात कक्षा के प्रबंधन में प्रभाव स्थापित करने के लिए ध्यानाकर्षणशील मतलब ऐसे बच्चे जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए अधिक वार्तालाप करने का अनुमति दिया जाना चाहिए। कि बालानां सहभागे विषमता, बालकों के सहभाग में विषमता। तो देखिए यहाँ पर बालकों के सहभाग में विषमता तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी बालकों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ध्यानाकर्षणशील छात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापं कर्तुम् अनुमतिः दीयेत, ये गलत होगा, क्योंकि हर बच्चों को हमें बराबर मौका देना है। जो बच्चा टैलेंटेड है तो उसे मौका तो दिया जाना चाहिए, लेकिन और लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि अपना टैलेंट वो बढ़ा सकें, है ना। और केवलम लक्ष्य भाषायाम, तो यहाँ पर केवल शब्द यूज कर दिया है और सिर्फ लक्ष्य भाषा को लेकर के हम नहीं चल सकते, मातृभाषा को भी लेकर चलना होगा, तो ये बालक सीख पाएगा। इसलिए ये विकल्प भी गलत होता है। इसमें सही विकल्प होगा ये सा गतिविधि येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः लभ्येत। मतलब ऐसी गतिविधि जिसमें बालकों के वार्तालाप करने के लिए अवसर मिले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाइगोत्स्की महोदयानुसारं भाषायाः अधिगमार्थं सर्वतो महत्वपूर्णं घटकम्। मतलब वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा के अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? पाठ्यपुस्तकम, वेतार यंत्रम, शब्दकोशः, सामाजिक भाव विनिमयः। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि वाइगोत्स्की महोदय जी जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। मतलब सामाजिक रूप से वो ज्ञान के निर्माण पर सहमत होते हैं। उनका कहना है ये है कि बालक जब सामाजिक रूप से मतलब सामाजिक क्रिया करेगा, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो उसकी भाषा विकसित होती है। इसलिए यहाँ पर उचित विकल्प होगा सामाजिक भाव विनिमयः। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकम उपकारकम अस्ति। मतलब ये है कि संभाषण कौशल के विकास के अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपकारक होगा। विकल्प है यहाँ पर शिक्षका छात्रेभ्यः एकम उद्देश्यमूलकं श्रुतलेखं दद्यात्। शिक्षक छात्रों के लिए एक उद्देश्यमूलक श्रुतलेख दे, अथवा प्रदत्तानां संकेतानां आधारेण छात्राः कथाया स्वबुद्ध्या स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः। प्रदत्त संकेतों के आधार पर छात्र
कथा का अपनी बुद्धि के अनुसार अपने शब्द में उपस्थापनम मतलब कि प्रस्तुत करना, उपस्थापनम कुर्युः। और अगला विकल्प है छात्रः एकस्याः परियोजनायाः उत्तमाभिलेखनस्य प्रस्तुतिः कार्यः। मतलब कि यह है कि छात्र एक परियोजना के अनुसार उत्तम अभिलेखन के कार्य को प्रस्तुत करें। अथवा कस्यचित् विषयस्य उपरि छात्रैः एका लघु औपचारिक प्रस्तुति करनी है, मतलब किसी विषय पर छात्रों के द्वारा एक लघु मतलब छोटी सी औपचारिक प्रस्तुति की जाए। तो यहाँ पर सर्वाधिक उपकारक होगा प्रदत्तानां संकेतानां आधारेण छात्राः कथायाः स्वबुद्ध्या और स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह नवीनाधिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षायाः बहिः जगतः संबंध स्थापने सहायतां करोति। पठन की कौन सी अवस्था छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ, नवीनाधिगृहीतस्य मतलब नया प्राप्त ज्ञान के साथ, तथा च कक्षायाः बहिः जगतः संबंध स्थापने सहायतां करोति मतलब कक्षा के बाहर का जो दुनिया है उसकी जो डेली लाइफ है उसके संबंध की स्थापना में सहायता करती है। तो इसमें उचित विकल्प हो जाएगा पारे पठनम, मतलब पढ़ने के बाद जो क्लास में पढ़ा दिया गया उसके बाद अगर बच्चा अध्ययन करता है तो वो अपनी क्लास से भी जुड़ेगा और बाहर की दुनिया से भी जुड़ेगा। तो इसमें उचित विकल्प हो जाएगा 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञानवादी सिद्धांतानुसारं बालाः भाषायाः अधिगमनं प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा। ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बालक जो होते हैं वो भाषा के अधिगमन प्रभावी रूप से करते हैं जब व्याकरणस्य नियमान् कंठस्थीकर्तुं छात्रान् प्रोत्साहयति। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन देते हैं कि कृष्णफलकात् छात्राः स्पष्टतया उत्तराणि लिखन्ति, मतलब जो श्याम पट्ट है ब्लैक बोर्ड्स उससे स्पष्ट रूप से उत्तर लिखते हैं कि विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागं ग्रहीतुं शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति, मतलब विभिन्न कौशल आधारित कार्यों में गतिविधियों में सहभाग करने के लिए शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहन देता है कि कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रणे स्यात् तथा च स छात्राणां कृते अधिकम अवकाशं ददाति, मतलब यह कक्षा शिक्षक के नियंत्रण में हो तथा च छात्राणां कृते अधिकम अवकाशं न ददाति, मतलब और बच्चों के लिए ज़्यादा मौका न मिले। तो यहाँ पर जो ज्ञानवादी सिद्धांत है वहाँ उसके अनुसार प्रभावी रूप से अधिगम तब होता है कि जब विभिन्न कौशल आधारित कार्यक्रमों में और गतिविधियों में बच्चों को लगाने में शिक्षक प्रेरित करे। तो यहाँ पर उचित विकल्प होगा 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तमः श्रोता विकल्प हैं कथम भावनायाः उपयोगः भवति इति विज्ञातुं शक्नोति। कैसी भावना का उपयोग होता है उसको जानने के लिए सफल होता है, जान सकता है। पृष्ठस्य प्रश्नस्य पे उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति। पूछे गए प्रश्न की उचित प्रतिक्रिया देने में सफल होता है। कि प्रत्येकं शब्दस्य समुचितम् उच्चारणं कर्तुं शक्नोति, उचित उच्चारण करने में सफल होता है। कि कथम शब्दस्य कथनं भवति इति ज्ञातुं शक्नोति, कैसे शब्द का कथन होता है, कैसे शब्द बोले जाए, ये जो है ज्ञान जानने में सफल होता है। तो यहाँ पर उचित विकल्प होगा पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, क्योंकि जब वो ध्यानपूर्वक सुनेगा तभी वो प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यापकं पठनं छात्राणां रुचि वर्धयति। व्यापक रूप से पठन जो है छात्रों की रुचि को बढ़ाता है। इसमें विकल्प हैं पाठे आगतेषु व्याकरण विषयेषु, मतलब पाठ में जब आए हुए व्याकरण विषयों में उनकी रुचि बढ़ती है। कि कविता संपाठे कविता पढ़ने में, या आनंद के लिए पढ़ने में। कि अपरिचितानां शब्दानां अर्थस्य अनुमाने, अपरिचित शब्दों के अर्थ के अनुमान में। तो व्यापक रूप से पठन जो है छात्रों की रुचि बढ़ाता है। आनंदार्थम पाठस्य पठने, आनंद के लिए पाठ को पढ़ने में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षकः लेहः इत्यस्योपरि एकस्य पाठस्य आरम्भं करोति। आरम्भात् पूर्वः स अधोनिर्दिष्टं चित्रं चित्रफलके लिखित्वा चर्चाम् आरभते। मतलब ये है कि शिक्षक लेह इस विषय पर एक पाठ का आरंभ करता है। आरंभ के पूर्व वो अधोनिर्दिष्ट, मतलब इस प्रकार से जो नीचे लिखे गए ऐसे निर्देश से चित्रम, इस ऐसा चित्र बनाता है श्याम पट्ट में और फिर चर्चा प्रारंभ करता है। तो कृष्ण फलके शिक्षकेण विरचितम एतत् चित्रम अस्ति। कृष्ण फलक में जो इस प्रकार का जो चित्र बना हुआ है, इस प्रकार का जो चित्र आप देख रहे हैं ये, तो ये चित्र जो है किस प्रकार का चित्र है। विकल्प है यहाँ पर संकल्पना मानचित्र, संकल्पना मानचित्र, विषयक मानचित्र, अथवा
मानचित्र यंत्रम राज्य मानचित्रम, तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा संकल्पना मानचित्र। जो कॉन्सेप्ट मैप होता है वो ऐसे बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभावी रूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनं करिष्यन्ति यदा प्रभावी रूप से बालक लेखन का अधिगमन करते हैं तब जब लेख्यम छात्राणां संदर्भानुकूलं सार्थकं च भवति, जब लेख छात्रों के संदर्भ के अनुकूल हो और सार्थक हो। शिक्षकस्य संदर्भानुकूलं संस्कृतपरकं च लेख्यं भवति, शिक्षक के संदर्भानुकूल और संस्कृत से परख हो। कि कथित ध्वनि लिखित रूप संबंध लेखे अस्ति, मतलब जो ध्वनि कही जा रही है वही लिखी भी हुई है, तो ऐसा संबंध हो लेख में कि लेख्यम छात्राः शिक्षकात् आज्ञापनेन स्वीकुर्वन्ति, मतलब लेख में छात्र शिक्षक के आज्ञा से चलते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी रूप से बालक लेखन के अधिगम तभी कर पाते हैं जब लेख छात्रों के संदर्भ के अनुकूल और सार्थकम च भवति। जैसे कि शुरू में ही कहा जाता है कि हमें बच्चों के मेंटल लेवल को ध्यान में रख करके चलना है कि उनका मेंटल लेवल कैसा है, आपको कितना भी ज्ञान हो वो जो है वो आपके लिए कोई कारण नहीं होगा। यहाँ हमको बच्चे के लेवल पर जाना होगा, इसलिए प्रभावी रूप से लेख वही होगा जो छात्रों के संदर्भ के अनुकूल हो और सार्थक हो। तो इस प्रकार से ये 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और इसी प्रकार से ऑथेंटिक और समझ आधारित प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए और आगामी वीडियोस में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे कि संस्कृत का जो अपठित पद्यांश होते हैं या गद्यांश होते हैं उन्हें हम कैसे हल करें। इसके अलावा संस्कृत शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं और हमें संस्कृत का पेपर हल करते समय कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ जो हैं उनको कैसे समझना है, उस पर हमारे वीडियो उपलब्ध होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए।